नमस्कार दोस्तों। ज़ेलेंस्की के ऊपर काफ़ी दिनों से अटकलें चल रही थी। जब भी यूएस प्रेसिडेंट से बात होती पुतिन की तो ये हो रहा था कि ज़ेलेंस्की ऑफ़र कर रहे हैं रेयर अर्थ मटेरियल और ये सारी चीज़ें। मीडिया हमेशा ये स्पेकुलेशन लगा रहा था कि उर्सुला वॉन डर लेyen और ज़ेलेंस्की मिलकर के डोनाल्ड ट्रम्प को कन्फ्यूज़ करने में सफल हो जाएँगे और ट्रम्प इस जाल में फँस करके पुतिन से जो शांति समझौता चल रहा है उसको छोड़ देंगे। कारण एक और भी था इसका। अ, एक तो यूएस को अपने पाले में रखना था क्योंकि नेटो की 70% फंडिंग अ, यूएस से आती है। दूसरा इस युद्ध को चलाना था जिसमें टॉप के लोगों को बहुत फ़ायदा है। कहते हैं कि ज़ेलेंस्की को $11.5 मिलियन मिल रहे हैं हर महीने के ताकि वो ये युद्ध चला सके। तो ऐसे में उस जोकर को कोई इस बात से मतलब नहीं है कि उसकी देश की जनता का क्या हाल हो रहा है। उसे सिर्फ़ इस बात से मतलब है कि उसको आती हुई फंडिंग रुक जाएगी। उर्सुला वॉन डर लेyen और इस तरह के लोगों का भी यही हाल है। ये सामान्य जनता का यूरोप में क्या हाल हो रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ़ इस बात से मतलब है कि उनका जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो दुकान है, वो चलता रहे। तो इसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें प्लैटर पे सजा के दी गई थी और ज़्यादातर मीडिया यही बात कर रहा था कि जब ज़ेलेंस्की आएगा, ज़ेलेंस्की मिलेगा, जब ज़ेलेंस्की रेयर अर्थ मटेरियल ऑफ़र करेगा और ज़ेलेंस्की ये ऑफ़र करेगा कि वहाँ पर जैसे आप गाज़ा बना रहे हैं, वैसे आप यूक्रेन का डेवलपमेंट कीजिए, तो शायद ट्रम्प जो है ज़ेलेंस्की की सुनने लग जाएँ, यानी जो शांति वार्ता चल रही है पुतिन से, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाए। मीडिया जो इस बात को भूल गया कि ज़ेलेंस्की ने अभी चुनाव प्रचार में ट्रम्प के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और बाइडेन के पक्ष में बोला है। बाइडेन भी इसी ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करते आए हैं। तो उम, ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति बनते ही अ, ट्रम्प अपना वो माफ़ कर देंगे, भूल जाएँगे कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ था और सच क्या है और डीप स्टेट इस युद्ध को चला रहा है, तो अब वो डीप स्टेट के एजेंडे में फँस जाएँगे। कोई इतना भोला और या सही में कहना चाहिए इतना मूर्ख नहीं होता। तो अभी जो ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में ट्रम्प से मीट हुई है, उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये सारे प्रोपेगेंडा फ़ेल हो गए हैं। अब इसमें जो है इन्होंने एक चाल चली थी कि ज़ेलेंस्की गया था यूएस व्हाइट हाउस और उर्सुला वॉन डर लेyen अपने जितने भी छोटे-मोटे देशों के लोगों को लेकर के अ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भारत आई हुई थी और वो मोदी जी से मिली और बार-बार इस तरीके की बात कर रही थी कि हम सब मिल कर के काम करते हैं। वो यूरोपीय देश जो अपनी इस अधिनायकवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो इस बात को मानते हैं कि उनके जो वासल्स रहे हैं या उनकी जो कॉलोनी रही है उनसे वो सुपीरियर हैं। अब अपना देश का जो है इकोनॉमी चलाने के लिए वो उन्हीं वासल्स के पास जा रहे हैं कि अब आप हमसे समझौता कर लीजिए और ये सब करेंगे। ऑफ लेटली हमने देखा कि जयशंकर जी वहाँ पर जाते हैं, बताते हैं उनको और बहुत सख्त लहज़ों में उन्होंने हमेशा यूरोप को डील किया कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज़ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज़ नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। तो हमेशा से इस तरह के स्टेटमेंट से एस जयशंकर जी इस बात को बताते आए हैं कि आपका जो स्टैंड है, वो पूरा का पूरा गलत है और आपको एक मानवतावादी अप्रोच रखनी पड़ेगी। पर वो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। तो इसी सब के चक्कर में जब यहाँ पर आई और उन्हें उर्सुला वॉन डर लेyen तो उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। थोड़े दिन पहले हमने ये केस देखा था कि इंग्लैंड की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी और उस समय प्राइम मिनिस्टर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर बदले, जब ऋषि सुनाक आए तो उन्होंने थोड़ी स्टेबलाइज़ की, लेकिन फिर वही इंग्लैंड की मानसिकता ऊपर आई और उन्होंने कहा कि हम किसी नॉन क्रिश्चियंस को नहीं बर्दाश्त कर सकते, हिंदू को नहीं बर्दाश्त कर सकते, एशियन को नहीं बर्दाश्त कर सकते, एशियन ओरिजिन को नहीं बर्दाश्त कर सकते और इस समय स्ट्रैमर हैं। स्ट्रैमर की काफ़ी क्रिटिसिज़्म हो रही है और स्ट्रैमर इस समय इस बात के पक्के विरोधी हैं समर्थक हैं कि ये युद्ध चलना चाहिए और यूरोपीय यूनियन एक सेना बनाने की बात कर रहा है। नाउ ये एक चीज़ इतनी मज़ेदार है, वो यूनियन जो भारत के पास इस समय मदद के लिए आई है, जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन है, जो माइग्रेंट से पीड़ित है,
जिसके पास हथियार बचे नहीं है, हथियार बनाने के लिए लोग नहीं बचे हैं, पैसा नहीं बचा है, वो इस बात की बात कर रहा है कि हम एक सेना बनाएँगे, यूक्रेन भेजेंगे और फिर लड़ेंगे। जितने इनके अच्छे बड़े हथियार थे, वो फ़ेल हो चुके हैं और रूस इनको कई बार धमकी दे चुका है कि देखिए आप अपना एग्रेशन छोड़ दीजिए, अगर हमने कोई एक्शन ले लिया, अपनी 1-2 मिसाइलें दाग दी, फिर आपका क्या होगा ये सोचिए। और अभी तक 3 साल के इस युद्ध में अगर सब्र से काम लिया है तो वो रूस ने लिया है। रशिया को प्रोवोक करने के लिए कोई भी हद इन्होंने छोड़ी नहीं है क्योंकि रशिया को मालूम है कि कौन-सा देश कौन से हथियार दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है, कहाँ यूक्रेन की सेना को ट्रेन कर रहा है और कहाँ अपनी सेना के रेगुलर से इस्तीफा दिलवा करके यूक्रेन भेज रहा है ताकि ये लड़ाई लड़ी जा सके, इसकी डिज़ायर्ड ट्रेनिंग दी जा सके और ये लड़ाई जारी रखी जा सके। जी। अब आते हैं ट्रंप पे। उनको मालूम है कि 3 साल से लड़े जा रहे इस युद्ध में अगर कोई जीता है तो वो रशिया है। तो अगर उनको रेयर अर्थ की या फिर ये कह लीजिए कि किसी भी चीज़ की डील करनी होगी तो वो रशिया से करेंगे। ज़ेलेंस्की से क्यों करेंगे जब अ, ठीक है, जितना हिस्सा रशिया चाहता था वो तो क्रीमिया वगैरह वो पहले ही ले गया है और वो बहुत आसानी से ले गया है। जब रशिया की सेना वहाँ घुसती है तो सब लोग कहते हैं देयर आर नो यूक्रेनियंस देयर आर ओनली रशियंस यहाँ पर खाली रशियंस हैं। तो जब लोग कह रहे हैं कि हम रूस के हैं और जो पकड़ है वो वहाँ की रशियन है, तो फिर ज़ेलेंस्की किस पड़ोसी के माल को जो है कैसे बेचेंगे? ज़ेलेंस्की वहाँ पर वेलकम भी नहीं है, उनको इलेक्शन कराने थे, वो भी नहीं कराए, तानाशाह की तरीके से बैठे और इस बात को ट्रंप कई बार एड्रेस कर चुके हैं। फिर भी पता नहीं क्या नशे में सत्ता का नशा ऐसे ही होता है और उस सत्ता के नशे में ज़ेलेंस्की पहुँच गए ट्रंप से बात करने के लिए और नेचुरली हर चीज़ का डिसरिगार्ड वो करते थे और मुझे ये जो ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मीट है और उसमें जो ट्रंप ने उन्हें डाँटा है, ये पूरा स्टेज्ड लगता है क्योंकि ज़ेलेंस्की से मिलने में ट्रंप ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इससे पहले जितने वर्ल्ड लीडर्स की मीट हुई है, हर एक में टहलते हुए अपने जंप सूट में इस तरीके से ज़ेलेंस्की गया है। तो उसको सूट में आने की आप आशा छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल तय था कि वो ऐसे ही कैजुअल कपड़ों में आएगा। इसीलिए शर्त रखी थी कि अम, आप सूट में आइएगा। यहाँ पर मैं डीप स्टेट की एक वो चाल है कि भई हमारा देश युद्ध में है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 3 पीस सूट खरीद सकूँ फॉर्मली और उसको पहन के आ सकूँ। केजरीवाल इफ़ेक्ट, यस। ओवरसाइज़ शर्ट, ओवरसाइज़ पैंट, फटी हुई चप्पल, सर के ऊपर आपकी टोपी और उसके ऊपर बंधा हुआ मफलर। वही एक्ट लेकर के ज़ेलेंस्की पहुँचे थे। लेकिन अब वही चीज़ है, एक ही ट्रिक को आखिर आप कितनी बार खेलेंगे? जब ज़्यादा बार एक ही ट्रिक को खेला जाता है, तो वो ट्रिक अपना जो स्पेशलिटी है वो खो देती है और यही हुआ। जिस तरीके से अ, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने ज़ेलेंस्की को डाँटा है, बेइज़्ज़त किया है, बिना खाना खिलाए भगा दिया है और उसके बाद वो पहुँचे इंग्लैंड, इंग्लैंड ने उनको पैसे दे दिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंग्लैंड के पास कुल जमा 25 टैंक हैं, वो लड़ाई में साथ देने की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड की ने जो सेनाध्यक्ष है वो कह चुके हैं कि हमारे पास इतने सैनिक नहीं हैं कि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। रूस के पास इस तरीके की मिसाइलें हैं कि उन्हें वहाँ पर ज़रूरत नहीं है अपनी सेना भेजने की, 2-4 मिसाइलें दाग दें, इंग्लैंड का काम तमाम हो जाएगा। और इस बात की धमकी रूस के सेनाध्यक्ष दे चुके हैं। लेकिन अभी विनाशकाले विपरीत बुद्धि का दौर चल रहा है, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि जो खेल वो खेल रहे हैं, वो अंत कहाँ होगा। तो देखने वाली बात ये है कि जो डीप स्टेट है, वो अभी उसकी ऊपर की फंडिंग बंद हुई है। जैसे आप देखिए यहाँ पर भारत में भी बहुत सारे ऐसे घोटाले किए गए थे, तो एक जगह से मिलने वाले पैसे से ये डीप स्टेट नहीं चलता और कभी एनजीओ के माध्यम से उनको फंड मिलते हैं, कभी डोनेशन ड्राइव्स चलती हैं,
कभी यूएसएआईडी से मिलते हैं, कभी यूएन से मिलते हैं। इस तरीके के बहुत सारे तरीके हैं, रिसोर्सेज हैं डीप स्टेट के पास। उनमें से फिर कुछ इनकी अपनी कंपनीज हैं, जिन कंपनीज को जो है ये चलाते हैं। और इनके एसेट्स हैं, जैसे सूडान है। सूडान एक कंट्री है जहाँ का रिसोर्स है गोल्ड। तो सीधे रास्ते से भी वहां गोल्ड जाता है और स्मगल होकर के भी वहां से गोल्ड निकलता है। तो आपने यूएसएआईडी बंद किया है, उनके जो कमाई के और तरीके हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी बंद नहीं हुई, ड्रग ट्रेडिंग पूरी बंद नहीं हुई, ऑर्गन ट्रेडिंग पूरी बंद नहीं हुई, डार्क वेब वैसे ही चल रहा है, बिटकॉइंस जो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो मतलब नकली, और करेंसी तो जो किसी देश के द्वारा एंडोर्स नहीं होती करेंसी, वो क्रिप्टो होती है। तो क्रिप्टो का यूज ऐसे ही इलिसिट कामों के लिए होता है। ड्रग्स का यूज ऐसे ही इलिसिट काम के लिए होता है। आर्म्स की स्मगलिंग भी ऐसे ही इलिसिट कामों के लिए होती है। तो डीप स्टेट की एक फंडिंग आपने बंद की है, ये मत सोचिए कि डीप स्टेट पूरा कमजोर हो गया। डीप स्टेट अभी भी ताकतवर है और उसने अब तक इतना जमा करके रखा है कि वो आगे भी आपसे लड़ाई लड़ सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा झटका खाने के बाद 2 महीने के अंदर जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। खुद अमेरिका में ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, और वर्ल्ड में प्रोटेस्ट जो है डीप स्टेट ही कराता है। तो अब ये चीजें वापस अपनी पटरी पे आ रही हैं, क्योंकि एक डीप स्टेट की मेंटालिटी है। हजारों सालों से ये डीप स्टेट मौजूद है। क्रिश्चियन हिस्ट्री के अनुसार जब चर्च की स्थापना हुई थी, उसी के साथ डीप स्टेट की स्थापना हो गई थी। पर अगर ये माने तो भी इनके पास कम से कम विश्व की 70% संपदा है, जिसके कारण वो 4 साल अपनी जेब से पैसा खर्च करके सस्टेन कर सकते हैं, जिसकी उगाही वो बाद में करने की सोच रहे हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इनका एक स्वरूप है, पूरा नहीं। ऑयल के ट्रेड है इनके पास, फार्मा का ट्रेड है, जो वर्ल्ड में एक सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम इनकी आज्ञा अनुसार और इनके बनाए हुए तंत्र के अनुसार ही चल रहा है। तो इस चीज को मानना चाहिए कि डीप स्टेट इतनी जल्दी गायब हो जाएगा, ये हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, पर हकीकत ये है कि पुतिन ने भी कहा है इस लड़ाई को जीतने में हमको कम से कम 20 साल लगेंगे। तो 20 साल के में तो ट्रम्प रहेंगे नहीं, उनकी एज और सारी चीजें हैं। तो आने वाली जो लाइंस हैं उसको तैयार करना होगा। और इसके साथ साथ डीप स्टेट ये सोच रहा है कि 4 साल ट्रम्प को सरवाइव करके आना तो हमको ही है, फिर अमेरिका और वर्ल्ड से इस चीज की वसूली कर ली जाएगी। तो डीप स्टेट का एक बड़ा हथियार है लोकतंत्र। लोकतंत्र की स्थापना के बहाने क्या क्या होता है? भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं, हम भारतवासियों को वोट देना थोड़े आता है और हमको नेता चुनना नहीं आता। हम लोग तो मूर्ख लोग हैं। हमको जब डीप स्टेट बताएगा कि भाई देखो, भारत तभी बुद्धिमान है जब पप्पू को प्रधानमंत्री बनाएगा। तो जब तक वो नहीं बनेगा तब तक तो यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई नहीं। तो इसी तरीके से हर देश में लोकतंत्र की स्थापना करने ये चाहते हैं, और इनका नाम इन्होंने लिखा है एनईडी, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जो दुनिया भर में पप्पू टाइप डेमोक्रेसी की स्थापना करती है। तो समवेयर डेमोक्रेसी विल टेक अ गुड हिट, क्योंकि इलेक्ट होकर के अगर जेलेंस्की जैसे लोग आएंगे और वो इलेक्शन जो है फॉरेन इंटरफेरेंस से हो रहा है, तो फिर देश हमेशा खतरे में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कूज होंगे, जहां पर जो आप ये देख रहे हैं कि कॉन्गो वगैरह में हो रहा है, अफ्रीकन नेशंस में, जहां पर मिलिट्री जनता जो है वो कंट्रोल कर रही है देश को। और उसके बाद जो है राजतंत्र की स्थापना। देखिए, जहां पर ये लोग नहीं टच कर पाए, 3 एग्जाम्पल हैं। एक है नॉर्थ कोरिया, वहां पर राजसत्ता है, क्लोज सोसाइटी है, डीप स्टेट पेनिट्रेट नहीं कर पाया। दूसरा है चाइना, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, क्लोज सोसाइटी है, डीप स्टेट पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तीसरा है रशिया, डेमोक्रेसी है, क्लोज सोसाइटी है, डीप स्टेट पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो आपको कानून कड़े बनाने होंगे, आपको सोसाइटी को क्लोज करना होगा, फॉरेन इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलनी है तो भारत की पसंद से, भारत के नियम से, भारत के अनुसार चलेगी। विश्व हमको ना बताए कि हम अपने यहाँ किस तरीके से डेमोक्रेसी की स्थापना करें। तो अगर इस डीप स्टेट से लंबे समय तक लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है, तो अगर इसमें जैसे ट्रम्प है वो वंशवाद करते हैं, तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। भारत में मोदी का धन्यवाद कि हमारे पास सेकंड थर्ड लाइन ऑफ कमांड है, जिसके कारण हम डेमोक्रेसी में रहते हुए डीप स्टेट से अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो पूर्व के दुश्मन हैं, वो एकदम से अगर केचुली बदल करके दोस्त बन के आए, तो उनके झांसे में ना ट्रम्प आए, ना मोदी। तो आप एक क्वाड बनता हुआ देखेंगे, बार-बार इस बात को कहती हूँ, जिसमें मोदी, ट्रम्प, पुतिन और नेतन्याहू होंगे। बहुत सारे लोग डीप स्टेट के फंडेड होते हैं, वो लड़ाई में अ, ज़ेलेंस्की को जीता हुआ, स्ट्रामर को जीता हुआ, उर्सुला वॉन डर लेyen को बहुत बड़ा नेता, ये सब बताते रहते हैं और चाइना के भी गुण गाते रहते हैं। तो 2-3 चीज़ें जान लीजिए, जब मोदी जी अमेरिका गए थे, तो भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद प्रशांत महासागर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इंडो पैसिफिक रीजन, ये 2 चीज़ें लेके आए और इनके मतलब बहुत दूरगामी और काफ़ी बड़े हैं, जिसके लिए लोग अभी चर्चा करने को तैयार नहीं है। पर जो बात इसमें जानने वाली है कि कुछ रीजन्स में अमेरिका की जो प्रेज़ेंस है, अमेरिका उसे पीछे खींच रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। बहुत ज़्यादा अगर दुनिया भर में फैला हुआ रहेगा, तो अपने घर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपको इंडो पैसिफिक में अपनी फ्लीट्स मेंटेन करनी है, तो इसका मतलब है काफ़ी सारे पैसे और रिसोर्सेज़ लगेंगे। और इस समय अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है कि उसके खर्चे कम हो और उसकी इनकम बढ़े। जिसके लिए वो टैरिफ, सैंक्शंस और एक्सेशन, टैरिफ की अभी उसने 25% टैरिफ यूरोप पे लगा दिया और वो लग गया है। बाकी सब जगह धमकी दी गई है, यहाँ पर लगा दिया गया। उसके बाद फिर उसने सैंक्शंस लगाया, यूएसएड एड पे सैंक्शन लगाया और बहुत सारी चीज़ों पे। एक्सेशन जैसे वो कनाडा और मेक्सिको, ग्रीनलैंड, इन सब का एक्सेशन चाह रहा है। तो कैसे भी अपनी बाउंड्रीज़ एक्सपैंड करके, अपने रिसोर्सेज़ एक्सपैंड करके ट्रम्प इस खेल को खेल रहे हैं और उनको यूएस टैक्स पेयर का पैसा वापस चाहिए। तो यूएन जैसी संस्थाएँ, डब्ल्यूएचओ तो ख़ैर यूएन के अंडर में आता है। तो जो ट्रम्प के यहाँ की अपने घर की संस्थाएँ हैं और जो इंटरनेशनल संस्थाएँ हैं, ट्रम्प उनके ऊपर अ, एग्ज़िट मोड में आ रहे हैं कि उनका जैसे यूएन वग़ैरह से, डब्ल्यूएचओ से निकल गया है, यूएन से भी निकल जाएगा और जहाँ-जहाँ से अमेरिका निकलेगा, वो संस्थाएँ अपना रेलेवेंस इसलिए खो देंगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उनको अमेरिका से मिलती है। यूएन का जो मेन हेडक्वार्टर है, वो भी न्यूयॉर्क में है। तो जैसे फिर क्या होगा, यूएन को एग्ज़िस्ट करने के लिए कुछ फीस वग़ैरह देनी पड़ेगी। आप ये जानते हैं कि यूएन के जो पदाधिकारी हैं, वो काफ़ी मोटी सैलरी पे देते हैं और उनके ऊपर काफ़ी खर्च होता है। तो जब तक अमेरिकन इंटरेस्ट यूएन के इंटरेस्ट से अलाइन था, तब तक तो ठीक था। और जब अमेरिकन इंटरेस्ट इससे निकल जाएगा, तो यूएन को चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे देश वहाँ पे रह जाएँगे अमेरिका के निकलने के बाद। धीरे-धीरे अपना रेलेवेंस और अपने मेंबर्स दोनों ही यूएन खो देगा। तो भविष्य में हमको एक ही चीज़ दिखती है कि जो सारी पॉलिटिक्स है वो बदलती जाएगी और इस पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल जो यूएन को रिप्लेस किया जाएगा और आप हो सकता है कि काफ़ी सारे देशों को मिटता हुआ देखें और काफ़ी सारी बाउंड्रीज़ बदलती हुई देखें। नई चीज़ों का गठन होगा और वो जो हॉस्टाइल टेरिटरीज़ हैं, जैसे भारत को के 2 तरफ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हॉस्टाइल है क्योंकि अगर यहाँ पर भारतीय सेना जाती है तो काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बल्कि जब भारतीय सेना अगर नेपाल जाती है, भूटान जाती है या तिब्बत जाती है, तो वो हॉस्टाइल टेरिटरी नहीं है। अगर वहाँ से चाइना निकल गया तिब्बत से, वहाँ पर भारतीय सेना का स्वागत होगा। तो सेमी हॉस्टाइल, हॉस्टाइल एंड फ्रेंडली टेरिटरीज़, इस तरीके से 3 भागों में बाँटना चाहिए और अ
इन सब चीज़ों को एक्सेस करके हमें भी अपनी बाउंड्रीज़ का विस्तार करना होगा और यूएस भी और पुतिन भी सब अपनी बाउंड्रीज़ का विस्तार करेंगे। जो रेयर अर्थ की डील जिसके लिए इतना सारा सब कुछ लोग बोल गए थे, वो रेयर अर्थ की डील पुतिन और ट्रम्प डायरेक्टली कर लेंगे। क्योंकि जब भी ये 3 साल का युद्ध चल रहा था, अगर अमेरिका को यूरेनियम चाहिए था तो रशिया ने प्रोवाइड किया। तो उसके कारण एक अ, विश्वसनीयता बनती है और ये विश्वसनीयता आगे आपके लिए बेनिफिशियल होती है। जबकि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा कि रशिया के डॉलर्स कॉन्फिस्केट कर लिए, स्विफ्ट अकाउंट बैन कर दिया, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ तक कि पुतिन को सॉरी अ, इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित करके उनके ऊपर अरेस्ट वारंट वगैरह निकालने की भी चीपनेस हुई है। तो वो इंस्टीट्यूशंस और वो लोग इस तरह से जिन्होंने इन 3 सालों में एक्ट किया है, उनके लिए अब जिसे कहते हैं कर्मफल भोगने का समय आ गया है और वो इंस्टीट्यूशन और वो लोग अब ज़्यादा दिन तक दिखाई नहीं देंगे और जो आज तक रिपोर्टिंग की गई थी, अब ये समझ लीजिए कि पत्रकारिता आपको सच नहीं बताती है। हाँ, अगर सच बताती होती तो मेरे जैसे लोग क्यों बोल रहे होते? खैर अ तो ज़ेलेंस्की इनका चैप्टर बहुत जल्दी क्लोज़ होने वाला है। ईयू का विघटन होगा क्योंकि स्लोवाकिया ने यूक्रेन की फंडिंग बंद कर दी है। हंगरी ने बंद कर दी है। मेलोनी तो खुल कर के जो है ट्रम्प और मोदी जी के साथ हैं। और रोमानिया ने अपने बेस से रशिया को अटैक नहीं करने देने की चेतावनी दे दी है कि हमारे यहाँ जो नेटो बेस बना है वो रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है जो यूक्रेन के एमपी हैं ओलेक्सांडर दुबेन्स्की उन्होंने ज़ेलेंस्की को इम्पीच करने की बात कह दी है। मतलब ज़ेलेंस्की हो सकता है अपने देश में अब सज़ा भोगें क्योंकि इम्पीचमेंट अगर उनका स्टार्ट हो गया क्योंकि इतने दिनों में ज़ेलेंस्की के खिलाफ उनके देश के अंदर भी काफ़ी बड़ा माहौल बन चुका है। सारे देश रबल्स में मतलब कूड़े का ढेर बन चुका है और काफ़ी सारे लोग नहीं रहे हैं, कर्ज़ देश पे हो गया है। तो यूक्रेन पूरी तौर से अगर सिंगल हैंडेडली किसी ने तबाह किया है तो वो ज़ेलेंस्की है। अगर इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाएगा, तो मान लीजिए कि ये सफल रहेगा और उसके बाद इनको सज़ा भी मिलेगी और हो सकता है इस दौरान इन्होंने जो धन-संपदा इकट्ठा की है वो भी इनसे ले ली जाए और ले ली जानी चाहिए क्योंकि न्याय इसके बिना संभव नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो पत्रकारिता जो उल्टे-सीधे झूठ और उल्टे-सीधे ऑप्शन बता कर के आपको जो नॉर्मल यूएस पेड पत्रकार हैं या ये यूएसएआईडी पेड पत्रकार हैं, वो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। अ, पत्रकारिता द्वारा बनाया गया पर्दा हटा करके आप देखेंगे, तो वर्ल्ड लीडरशिप इस समय जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट है और पत्रकार अगर एक समय था भारत में सत्ता चलाते थे, पर विश्व में भी चलाते थे, पर वो समय जा चुका है, ना इनकी कोई सुनता है, ना इनके ऊपर कोई ध्यान देता है। सो अब एक अलग समय शुरू हो रहा है, आगे की अपडेट्स के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।